हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है और इससे पहले हमने तीन पार्ट में डिस्कस किया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के, और आप वहाँ से जा करके तीनों वीडियो को देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन ही हैं, बट इसमें जो व्याख्या होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिए वीडियो अंत तक। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था? ए अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर तो ऑप्शन नंबर सी है, हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने भारत का भ्रमण किया था। और आइए देखते हैं इसके रिगार्डिंग जो है क्या डिटेल्स हैं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत का भ्रमण किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही 629 एडी में आया था तथा 645 एडी तक भारत में रहा। उसने बौद्ध ग्रंथों का संकलन करके उसे ले जाने के लिए ही भारत आया था। और सियुकी उसके यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। सियुकी जो रचना है हेनसांग के यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके दरबार में मेगास्थनीज आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इनके दरबार में फाहियान आया था, जो कि 399 से 404 ईस्वी में आया था। तो ये था डिटेल, और इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, या फिर जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण, इनको शॉर्ट में जेपी नारायण भी कहते हैं। तो जो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था वो जेपी नारायण के द्वारा ही किया गया था। इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में, यानी कि जो दिल्ली का रामलीला मैदान है, से इस क्रांति को शुरुआत किया था। जेपी नारायण ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में एक गुप्त छापामार संगठन का भी गठन किया था। और आपको पता है जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 और कई सारे जो इन्होंने चलाया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में किया था। और ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकित नहीं होती है? रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, या फिर डी मैकमोहन रेखा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच्छेदन नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? अक्सबा झील, कटोराकार झील, प्लेया झील, या फिर उल्कामय झील। तो इसको जो बोलते हैं अक्सबा झील बोलते हैं। ये विच्छेदन नदी के घुमाव से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगिनाट रेखा। मेगिनाट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड। तो ये जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच मेगिनाट रेखा स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, करेंगे हम। तो ये सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत में, यानी कि तिब्बत जो है चीन में है। तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल होता है, ये नोट कर लीजिए। और गंगा का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर यानी उत्तरांचल में है, अब जो है उत्तराखंड हो गया।
यमुना का यमुनोत्री, रावी का जम्मू एवं कश्मीर से है, नर्मदा का मध्य प्रदेश से है, ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश से है, झेलम नदी का कश्मीर से है, और चिनाब हिमाचल प्रदेश प्लस जम्मू कश्मीर से निकलती है, लूनी राजस्थान से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा ये, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, यानी कि स्वीकार किया था 23 अगस्त 1947 को, 23 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 22 जुलाई 1947 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार या फिर अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1910 में, 1911 में, 1947 में, या 1945 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में, यानी कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर को इसे पहली बार गाया गया था, एंड 27 दिसंबर को इसको पहली बार गाया गया था। इस राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी शीर्षक से प्रकाशित किया था। इसे भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, यानी कि जो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसको 1896 के कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आप लोगों को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। न्यूक्लियर रिएक्टर में विभिन्न अंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूट्रॉन मंद करने के लिए, न्यूट्रॉन उत्पन्न करने के लिए, न्यूट्रॉन को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। तो इसमें जो किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में विभिन्न अंगों का प्रयोग, इसमें न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? ये 2012 का क्वेश्चन है, और उस समय जो राजस्थान के राज्यपाल थे इनमें से कोई नहीं थे, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो श्री कलराज मिश्र जी हैं, जो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र जो 2019 से ही इस पद पे कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किस के बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी, झेलम और चिनाब नदी, चिनाब और रावी नदी, रावी तथा ब्यास नदी। थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु प्लस झेलम के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नार्मल और अर्नेस्ट बोरलाग, एस.एस. स्वामीनाथन, जे.एस. थॉमसन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है एस.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है हरित क्रांति का जनक, ऑप्शन नंबर बी। और भारत में हरित क्रांति 1966-67 1966 टू 1967 के दौरान हुआ था। इस क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं तथा चावल पर पड़ा था। विश्व में हरित क्रांति का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग को ये विश्व क्रांति के जनक हैं, और ये जो है भारतीय क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, क्रिकेट से, पोलो से, या फिर बिलियर्ड से। दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लव का टेनिस से संबंध है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन स्थित है मथुरा में, मनाली में, मैसूर में, या फिर मोहाली में। तो जो वृंदावन गार्डन स्थित है वो मैसूर में स्थित है, और मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हंटर कमीशन कब आया था? 1948 में। वर्धा स्कीम 1904, यूनिवर्सिटी एक्ट 1937, राधाकृष्ण कमीशन 1888। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हंटर कमीशन आया था
हंटर कमीशन आया था 1882 में। ये 82 हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया, यानी कि ए का 4। वर्धा स्कीम आया था आपका 1937 में, यानी कि बी का 3। यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, यानी कि सी का 2। और राधा कृष्ण कमीशन आया था 1948 में। इस तरह से हो जाएगा ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 16? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 20 में है 200 सिद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद जो 21 होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद जो 22 होता है गिरफ्तारी या निरोध में संरक्षण है। और अनुच्छेद जो 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम में दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? सुस्त होगी, तेज होगी, पृथ्वी के समान समय देगी या फिर कार्य करना बंद कर देगी? तो ये जो घड़ी होगी वो सुस्त हो जाएगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जब ले जाएंगे तो वह साधारण लोलक गर्मी में इसकी लंबाई तथा आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है घड़ी स्लो हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति या फिर डी केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल तरंग दैर्ध्य और वेग ही प्रभावित होंगे, अन्यथा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या फिर डी अनियंत्रित विखंडन द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये होगा नियंत्रित विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? अवशोषण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण या फिर शोषण के कारण या फिर एक चित्तीकर जो होता है उसके कारण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे मुरझाने लगते हैं। पौधा पत्तियों के द्वारा शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के जरिए भारतीयों में अपना कारोबार शुरू करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सेकंड है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के खाते में सरकार स्वावलंबन कार्यक्रम के तहत 6,000 की राशि प्रत्येक वर्ष डालेगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या फिर न तो 1 और न ही 2? इसमें जो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में? मिड डे मील योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई थी। और ये भारत का पहला ऐसा राज्य जहाँ से मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, सीवी रमन या फिर जेसी बोस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन से रिलेटेड है। और सीवी रमन के ही जन्म दिवस पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव का सिद्धांत दिया था
और इसी कारण इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इनका जन्म 28 फरवरी को होता है 28 फरवरी को है, इसीलिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किसी तत्व का परमाणु भार निम्नलिखित के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो ये जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी और हिंदी, या फिर डी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश भाषाएं हैं। तो फ्रेंड ये रहे 25 प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पसंद आएगा। क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपने आप पे विश्वास रखिए दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सफल बनाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।